आज भी जो है आज की इस क्वेश्चन को, आज जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूं। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो यूक्लिड मतलब सीजीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलने पर वो तो ऐसे देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल और इसी का इस तरीके का नेम अगर यहाँ पे शो किया जाएगा तो यहाँ के बच्चे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, डीसी मैथ्स पार्टन है, बच्चे आपके साथ एक्सप्लेन कर देगा। ऐसा सिलेंडर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, तो कैसा पढ़ना है सर, ये वाले सिलेंडर के बारे में। मतलब कि यहां तो 2 चीजें यहां पे बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका किसमें बदला जा रहा है और किसको बदला जा रहा है। ये मैं लाया हूं स्टूडेंट आपके लिए ताश की गड्डी एस हमारे सामने है और बिल्कुल अच्छे से क्या की गई है, फेंटी गई है इसको। अब शंका मत करिएगा, कभी भी ऐसा मौका आएगा कि एक ही प्रकार की चीज को दूसरे प्रकार की चीज में चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब मटेरियल तो उतना ही है, बस चीज को बड़ा कर दिया गया है। लोहे का रॉड वही है, चेंज करके क्या बना दिया गया स्टूडेंट, आपको इस पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट इसमें भी जो चीज लगा होगा वो इसी से आया है। इसका मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बट एक बोनस क्वेश्चन भी आपके लिए है जो कि होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं आपके पीएम यशस्वी योजना क्लास 11th के जो वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने 71 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लीज जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है जो हमारे द्वारा प्रैक्टिकली कई मैथ्स के क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, चाहे वो हो क्यूब में स्फीयर की जगह आपका प्याज डाल के समझाना हो या फिर मिल्क एंड वाटर के जो रेशियो हैं उनको बॉटल के द्वारा समझाना हो, और ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन को समझाया जा रहा है स्टूडेंट। आज भी जो है आज की इस क्वेश्चन को, आज जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने का प्रयास करने वाला हूं। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 72 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, द पॉइंट 7,3 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 7-3 एंड 4-3 एंड 8-5 इंटरनली इन रेशियो। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 पॉइंट है स्टूडेंट कौन कौन से दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स 4 और -3 और 8-5 दे दिया गया आपको। इसको ज्वाइन करने वाले, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इस लाइन सेगमेंट को क्या करता है, एक पॉइंट 7,3 जो है इंटरनली क्या करता है स्टूडेंट, इसको कुछ रेशियो में डिवाइड करता है। और यहां पे आपको 7,3 दिया, मतलब क्या दे दिया गया, उस पॉइंट का एड्रेस दे दिया कि यहां पे है, यहां पे है, कहां पे हमने मान लिया यहां पे है और बिंदु है आपका P है, तो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। अब आपको निकालना है कि किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर कोई पॉइंट, कोई बिंदु अगर क्या करता है, उसको आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका, कि उसका कोऑर्डिनेट्स ये होता है, उसका कोऑर्डिनेट्स का जो निकालने का तरीका होता है ये फॉर्मूला होता है। या ये तो अधूरा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अधूरा इसलिए लिखा हूं स्टूडेंट क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत होता है, बट घबराने की बात नहीं। आपको क्या लिखना है, ये फॉर्मूला mx धन mx बटे m1 और प्लस m2, my धन my डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए यहां लिखिए m के जगह पे 1 2 12 और यहां लिखिए 21, तो m2 इंटू x1, यहां भी 12 और यहां पे 21 हो गया। तो मैं कह रहा था कि ये होता है फॉर्मूला। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने का, निर्देशांक निकालने का ये फॉर्मूला, और निर्देशांक दिया हो तो ये फॉर्मूला इसलिए बनता है कि m1:m2 में इसने विभाजित किया तब। अब देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो कुछ नहीं स्टूडेंट, आपको जो मान दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ x की जगह पे क्या दे दिया गया है, 7 दे दिया है, x की जगह पे 7 दे दिया गया है और यहाँ पे y की जगह पे 3 दे दिया गया। इसका मतलब ये जो है पूरा किसको शो करेगा, आपको m1:m2 में अगर डिवाइड करता है तो 7 को शो करेगा और ये पूरा 3 को। तो रख देते हैं वैल्यू स्टूडेंट इस तरीके से। अगर मैं यहां से देख लूं तो x का मान रख रहा हूं मैं 7, मींस 7 इज इक्वल टू, मैं इस पूरे को पुट कर सकता हूं किसके लिए, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो m1 तो हमें निकालना है, m1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा आपका 8 प्लस उसके बाद है आपका m2 इंटू x1 हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ट्रांसफर कीजिए इधर, इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 m1 प्लस 7 m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 8 m1 प्लस 4
4m2, 4m2। अब m1 को एक तरफ रख लीजिए, m2 को एक तरफ रख दीजिए, तो 7m1 इधर रहेगा माइनस 8m1 हो जाएगा, और यहाँ पे है 4m2 पहले से माइनस 7m2 हो जाएगा ट्रांसफर। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका m1, ये हो जाएगा आपका m1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 7m2, यहाँ से क्या आ जाएगा 7m2 आ जाएगा, फिर अगर 3m2 आ जाएगा, 3m2 और माइनस का साइन साथ चलने वाला है, माइनस का साइन साथ चलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 3 आएगा, बट बड़ा का साइन क्या है आपका, माइनस का है। तो यहाँ से अगर देखें तो माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा होता है, आप जानते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा 3m2। अब आपको निकालना है रेशियो, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 कीजिए, ये इधर आ जाएगा, और 1 को भेजिए इधर, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 1। पर हमें तो रेशियो में दिया गया है, तो 3:1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। 3:1 इसका आंसर आ जाएगा, 3:1 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल अगर आप देखें तो यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और एक शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकली, कि अ वर्टिकली पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द टाइम a tower cast a shadow 28 मीटर लॉन्ग, देन द हाइट ऑफ द टावर, की एक ही समय पे, सबसे इंपॉर्टेंट है, घेरा लगा लीजिए इस प्रश्न में इस बात को, कि एक ही समय में एक 6 मीटर जो लंबा पोल है स्टूडेंट, उनका जो है शेडो क्या बनता है, 4 मीटर का बनता है। तो पोल बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात तो वही है कि आप पहले चीजों को बना ही लीजिए। ए लीजिए, पोल कितना है, 6 मीटर है। अब परछाई कैसे बनता है स्टूडेंट, इसी बात को मैं बताने वाला हूं। परछाई आपने देखा होगा कि आप खड़े होते हैं तो कहाँ, यहां से जाता है कि नीचे से बनता है, नीचे से बनता है ना। चलिए एक बार जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई चीज है, ये देखिए परछाई कहां से बना, यहां से बना, ग्राउंड से। इसी प्रकार से यहां पे क्या बनेगा, यहां से बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर लॉन्ग। 4 मीटर मतलब कि 4 मीटर लंबी है। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि लाइट तो इधर से आ रहा है, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया क्या स्टूडेंट आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज अगर जमीन में गड़ी हुई है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है हाइट एंड डिस्टेंस में कि उसको 90 डिग्री ही लेना है। हम खुद ऐसे सावधान पे खड़े हुए हैं टेंशन पे, तो क्या होगा, हम 90 डिग्री ही लेते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी समय पे एक और टावर है। अब इस टावर का जो है, अब थोड़ा सा जगह कम पड़ा है सर, आप मैनेज करेंगे, समझेंगे चीजों को। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो है 28 मीटर लंबा बनता है। क्या 28 मीटर लंबा बनता है, क्या परछाई। तब इसका हमें हाइट पता लगाना है, तब इसका हाइट पता लगाना है, कुछ नहीं। अब सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप मान लेंगे कि इसका एंगल क्या है, थीटा है। सेम टाइम है इसलिए इसका एंगल थीटा है। इस 6 मीटर पोल का 4 मीटर परछाई, इस h मीटर टावर का 28 मीटर। तो कितना लंबा टावर उसको हमें निकालना है, तो सेम समय दिया गया है तो एंगल सेम बनेगा। लगा लीजिए टेन थीटा। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आप जानते हैं स्टूडेंट, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6/4 हो गया। ठीक, पहला इक्वेशन। इसी के लिए फिर से नेक्स्ट के लिए लगा लीजिए क्या, टेन थीटा। तो यहाँ h/28 हो जाएगा, h/28 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों टेन थीटा के इक्वल हैं, तो 6/4 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 28। h डिवाइडेड बाई 28, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। अगर कटे तो या पक्षांतर कर लीजिए, नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 7 का इससे करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 42। h इज इक्वल टू 42, चीजें मीटर में दी गई, अर्थात टावर का जो हाइट हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। आपका करेक्ट आंसर ये है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक शानदार सा क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बट इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू, सर्कल से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्टूडेंट। सो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज। अब इस क्वेश्चन में इनके टर्म्स को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है स्टूडेंट, क्योंकि मेरा मानना है और मैंने ये अनुभव किया है खुद भी पढ़ते हुए, दूसरों को भी पढ़ाते हुए, कि अगर आप टर्म्स के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट तो आपको बहुत ज्यादा सहायता मिल जाती है उस क्वेश्चन को समझने के लिए, उस प्रश्न को समझने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज दिया गया है, सेक्टर क्या होता है उसको हमें समझना है, कि किसका, सर्कल का। और आर्क, चाप क्या होता है उसको जरा समझते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए, ये अगर हम बात की जाए तो ये रहा मेरा सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल पे एक सेंटर है,
सेंटर O मान लीजिए। अब यहां से मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूं किसी पॉइंट A पर, यहां से भी मैं एक रेडियस ड्रॉ करता हूं, त्रिज्या बनाता हूं पॉइंट B तक। आपको पता है कि केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है। हो गया। अब देखिए ध्यान से कि सेक्टर किसको कहा जाता है, तो ये होता है सेक्टर त्रिज्या खंड। याद रखिएगा स्टूडेंट, त्रिज्या खंड होता है। क्लास 10th का ये बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बड़ा ही मजा आता है मुझे इसे पढ़ाने में और खुद भी पढ़ने में। जितना बार पढ़ो उतना कुछ ना कुछ चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आपको सर्कल से रिलेटेड थ्योरम करना होता है, तो शुरू में हम यही पढ़ते हैं। तो ये चीज क्या है, ये वाला जो भाग है वो सेक्टर होगा स्टूडेंट। माइनर और मेजर दो प्रकार की होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब सेक्टर पता चल गया, त्रिज्या खंड। अब चाप क्या है, तो ए से लेकर बी तक ये जो है चाप है स्टूडेंट। ए से लेकर जो बी तक आपका क्या है, चाप कहलाता है। आपने चाप बहुत काटे होंगे, तो ए से लेकर बी चाप। अब इसी का लंबाई आपको बताना है, इसी का लंबाई आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन को अगर नजर डालें तो ऑप्शन से ही आप गैस कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है स्टूडेंट। और यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये कि थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू आर्क बोला गया है ना, आर्क। तो याद कैसे रहेगा, चाप। इस पूरे चाप की बात की जाए, अर्थात पूरा चाप मतलब कि क्या, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि मतलब कि 2 पाई आर, 2 पाई आर। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, जैसा कि मैंने कहा ही है कि हम ऑप्शंस की भी बात करते हैं कि ऑप्शन में आखिर कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पे 2 पाई आर। अब ऑप्शन में देखिए तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देंगे स्टूडेंट। दिख रहा है एक थीटा बाई 360, लेकिन 2 पाई आर नहीं है, वो बड़े ही चालाकी से सेट किया गया है। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे 360 को, तो ये आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 180 पाई आर। ये हो गया ऑप्शन। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब मैं कह रहा हूं कि इस पर बेस और एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। अभी तो हमने क्या निकाला, इस सेक्टर का, इस त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, इसके जो हैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर कर लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इससे दो क्वेश्चन आपके बन गए। ये होता है सेम थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। पूरे की अगर बात करते हैं, पूरे की, तो 360 डिग्री मतलब कि 360 अंश पूरा बनता है केंद्र पर। हम थीटा के लिए बात कर रहे हैं, और पूरे का जब 360 अंश बनता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इनटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट आपका क्या, सेक्टर का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला। रख लीजिए, काम आएगा, क्योंकि जब सेक्टर के आर्क की लंबाई पूछ सकते हैं इस तरीके से, तो सेक्टर का एरिया भी पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। 75 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आपको दे दिया जा रहा है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं इसमें कि आपको कैसे करना है। बिल्कुल सरल सा ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी देखने में। तो यहां से अगर देखें तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाते वक्त, ताकि आप बहुत जल्दी से ध्यान रखें। सभी चीजें किस में दी गई हैं, 10 में दी गई हैं। और आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किनका, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उस वाले सेक्शन से। तो अगर आप बात की जाए 48, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये मत पूछिएगा स्टूडेंट, क्योंकि लगातार हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं जहां पे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बट मैं नहीं बोलूंगा, नहीं, ये तो मजाक था जस्ट। मैं बताऊंगा स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल को मिलाएं 90 अंश बन गया। दो एंगल को क्या किए, मिलाएं, मतलब कि क्या, ऐड किए, 90 अंश बन गया, तो दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण आपका कहलाता है। ये हो गया 48। अब 48 में मैंने कहा कि इसमें ऐसा क्या जोड़ें, मतलब कि दो मिलकर 90 बनना चाहिए, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 90 बन जाए। तो आपका होगा कि सर 42 को ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया इनका दोस्त। फिर 23 आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे 67 है, इनका दोस्त बन गया। इस तरीके का जब कभी भी आपको मिलेगा स्टूडेंट कि ये 4 रेशियो यहाँ दिए गए हैं अलग अलग एंगल, एक रेशियो दिए गए हैं अलग अलग एंगल्स के साथ, और आपस में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है कि ये और ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। आंख मूंद के आप क्या लगा लीजिए कि इसका आंसर 1 आएगा। बट अगर आप आंख नहीं मूंदना चाहते, आंख खोलकर इसको आप कैसे बनाना है वो जरा देखिए। तो अगर हम देखें तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 48 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि माइनस करोगे वापस पहुंचोगे 48 अंश पे। फिर 10
क्या करना है आपको 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि माइनस करोगे वापस यहीं पहुंच जाओगे, इन दोनों को रहने दो ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा 1042 डिग्री और ये हो जाएगा स्टूडेंट 1067 डिग्री, 67 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू निकालना है तो आप जानते हैं फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, क्योंकि 1090 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। यहाँ पे थीटा के जगह पे शो कर रहा है 42, यहाँ पे शो कर रहा है आपका 67। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 10 इस 90 माइनस थीटा, मतलब कि थीटा के जगह पे कौन है स्टूडेंट आपका 42 डिग्री, तो कॉट थीटा, थीटा मतलब कि क्या 40 डिग्री से 42 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री। और वैसे ही यहाँ पे कॉट यहाँ पे 67 डिग्री इज इक्वल टू 1042 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 1067 डिग्री। थोड़ा सा अरेंजमेंट अगर कम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 1042 डिग्री, फिर कॉट 67 डिग्री और ये हो जाएगा 1067 डिग्री। हो गया। अब फिर से एक फॉर्मूला आप रख लीजिए, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है और बहुत ही मजेदार फॉर्मूला, 10 इंटू कॉट थीटा, 10 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, 10 इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, या यूं कहें कि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या यूं कहें कि 10 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या यूं कहें कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। सब कुछ पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, क्लास 10th के जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किसी को अगर समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट कर दिएगा कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए ला देंगे स्टूडेंट 3-4 मिनटों का, जहां हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे इन फॉर्मूले को। चलिए, लेकिन आप में कोई डाउट ना रहे, हमारा यही उद्देश्य है, सब पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे डीसी मैथ्स पार्टन पे। आइए, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये रहा कॉट थीटा, ये रहा 10 थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, इस पूरे का मान हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो आपका है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। आइए बढ़ते हैं आगे, फिर से एक प्रैक्टिकल की बारी आएगा स्टूडेंट। 76 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से हमें समझना है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही यूनिक पैटर्न, और क्लास 10th में इसको 6 मार्क के लिए अक्सर पसंद किया जाता है, या 5 मार्क्स में तो आप देखेंगे ही इस तरीके के क्वेश्चन। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे की ओर और देख, सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आयरन रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, देन द रेडियस ऑफ द वायर विल बी। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि एक 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले व्यास वाले और 8 सेंटीमीटर लंबी एक लोहे की छड़ को क्या किया जाता है, खींचकर किसमें बदला जाता है स्टूडेंट, 18 मीटर एक समान जो है मोटाई वाले वायर में चेंज किया जाता है। तो ये रहा लोहे की छड़, और अब खींचना है, इसको ऐसे खींचना है कि क्या बन जाए, ये वायर बन जाए। तो बातें क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। ये देखिए, ये पापा सुबह खेत से लाए हैं और इसको तो कबाड़ी में बेचने वाले थे, जिसको हम लोग हमारे तरफ लोहा टीना वाले कहते हैं। तो मैंने मंगाया, इधर लाइए पिताजी, कि ये तो मेरे काम का है, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लेन करना है। हालांकि बच्चा ये रॉड नहीं है, बट रॉड का शेप तो है ना, रॉड का शेप है, और रॉड की आकृति क्या होती है जरा देखते हैं हम। यहाँ पे लोहे की छड़ हो या तार की बात हो, यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन मैं कर दूं, सबसे अति महत्वपूर्ण होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए कि ये दोनों ही बच्चा आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, आपका बेलनाकार आकृति। क्या होता है बेलनाकार, मम्मी की बेलन तो देखी होंगे आपने, बेलनाकार आकृति होता है। इसका मतलब नीचे में 2 सर्कल, ऊपर में नीचे एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल, और ये गोलाकार आकृति आप देख रहे हैं बेलनाकार। और दूसरा चीज आपको जो जानना है वो होता है आपके क्लास 10th में जो होता है, आपको क्या पढ़ना होता है, बिल्कुल एक सीधी बेलन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, सीधी बेलन के बारे में पढ़ना होता है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या किया जा रहा है, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, खींच कर लंबा किया जा रहा है। और लंबा कैसे किया जा रहा है, वायर में लंबा किया जाता है। तो 2 चीजें यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका किसमें बदला जा रहा है और किसको बदला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको जब खींच के लंबा किया जाता है तो ये रहा वायर, और ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लंबा वायर है। मतलब कि 18 मीटर लंबी वायर में आपको क्या किया जाता है स्टूडेंट, ये चेंज किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं क्या है, वायर है, और ये भी कैसा शेप होता है, ये भी होता है सिलिंड्रिकल। अब देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, उस पर जरा हम ध्यान दें। तो आपको दिया गया है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर किसके लिए,
इसका डायमीटर दे दिया गया है जो गिवन है स्टूडेंट। अगर हम देखें फॉर रॉड, रॉड के लिए अगर देखें तो डायमीटर, इसका डायमीटर मतलब दो चीजें हैं एक जैसी है तो हम क्या मान के चलेंगे, d1 है, d1 बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसका रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, या r1 हम लिख लेते हैं, r1 त्रिज्या हो जाएगा आपका क्या 1/2, आप जानते हैं फॉर्मूला ये। उसके बाद देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज लंबाई दे दी गई है, लेंथ, लंबाई आपका दिया जा रहा है। लंबाई होता क्या है ये जरा समझना है, ये जरा समझना है। लंबाई मतलब कि क्या स्टूडेंट, ध्यान से समझिए इसमें कि लंबाई मतलब कि अगर आप फॉर्मूले में नजर डालें, इसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में तो r है और हाइट h है, लेकिन लंबाई दिया ही नहीं है। मतलब कि यहां पे आपको समझना स्टूडेंट, L के लिए कोई जगह नहीं है, तो कभी भी आपका सिलिंड्रिकल ये नहीं पढ़ना है। अभी मैंने बताया ऐसा सिलेंडर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, तो कैसा पढ़ना है सर, ये वाले सिलेंडर के बारे में। मतलब कि यहां पे अगर लंबाई दिया गया है तो इस फॉर्म में दिया गया है वो, बट अगर हम इसको खड़ा कर दें बिल्कुल स्ट्रेट, तो यही चीज किसमें चेंज हो जाती है, ये चीज चेंज हो जाती है आपके लेंथ में, सॉरी हाइट में चेंज हो जाता है। तो लेंथ का मतलब क्या है यहाँ के लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कि वास्तव में ये है क्या, वास्तव में है स्टूडेंट आपका ऊंचाई है, इसका ऊंचाई जिसको आप अक्सर h से डिनोट करते हैं, ये ऊंचाई है। इसी तरीके से अगर हम वायर के लिए लिखें दूसरे नंबर पे, ये h1 मैं दे देता हूं इसको, वायर के लिए लिखें तो फॉर वायर, वायर के लिए, तार के लिए अगर लिखें तो यहाँ पे दे दिया गया है स्टूडेंट इसका लेंथ, लेंथ मतलब कि फिर से L इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हाइट दिया गया है और इसको दिया गया है 8 मीटर। स्टार मार्क लगा लीजिए इस पॉइंट को। देखिए ऊपर चीजें सेंटीमीटर में यही होती हैं गड़बड़ी, और नीचे क्या दिया गया स्टूडेंट आपको मीटर में। तो जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं हम सेंटीमीटर में 100 से गुना करके, तो सॉरी 18 मीटर है तो 1800 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर। अब इस केस पे इसका क्या बताना है आपको, R2 मतलब कि इसका रेडियस बताना है। बड़ा ही सिंपल है, जब कभी भी ऐसा मौका आएगा कि एक ही प्रकार की चीज को दूसरे प्रकार की चीज में चेंज किया जा रहा है, इसका मतलब वास्तव में यह है क्या स्टूडेंट, आपका मटेरियल तो उतना ही है, बस चीज को बड़ा कर दिया गया है। लोहे का रॉड वही है, चेंज करके क्या बना दिया गया स्टूडेंट, आपको इस पतले से तार में कन्वर्ट कर दिया गया है, बट इसमें भी जो चीज लगा होगा वो इसी से आया है। इसका मतलब दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर इस केस पे क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2, इसका मान लीजिए V1 रॉड का, इसका V2। अब एक के लिए क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो V1 क्या क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, और V2 का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। स्टूडेंट रख दीजिए मान, पाई से पाई कैंसल, R1 का मान अगर देखें तो 1/2 दिया गया है, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1 दिया गया है आपका 8 सेंटीमीटर। 8 यहाँ पे R2 तो आपको फाइंड करना है, R2 आपको फाइंड करना है, और H2 का मान दे दिया गया आपका 1800, H2 का मान 1800। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा समय लगा लीजिए स्टूडेंट, और बहुत ही मजेदार ये बनने वाला है। आगे भी एक और प्रैक्टिकल हमारा बाकी है, 2 बोला था लेकिन 3 प्रैक्टिकल यहाँ पे हो गए हैं। चलिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 इंटू 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका R2 का स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, R2 का स्क्वायर इंटू 1800। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 18 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ये क्योंकि ट्रांसफ़र इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीज़न में हो जाएगा। इधर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1/900 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो R2 इज इक्वल टू √1/900 ये हो गया। और R2 की अगर बात की जाए तो 1 का रूट होता है 1 और 900 का हो जाएगा 30। ऑप्शन की बात की जाए तो R2 के लिए कोई जगह है क्या, बिल्कुल जगह कैसे नहीं होगा स्टूडेंट, होना ही चाहिए बिल्कुल। ये आ गए स्टूडेंट आपका सेंटीमीटर में चीज़ें चल रही हैं, R2 का मान आ गया है A, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है आपके समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन है स्टूडेंट। जिस क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, इस AP में क्या करना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स बताना, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको आपके लिए छोड़ दूं, बट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई नया बच्चा आपका यहाँ पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, n का मान पूछा गया है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं nth टर्म का a +
n-1 इंटू डी होता है। ये आपको पूछा गया है, ए डी और ए एन निकालना बड़ा ही आसान है। ए एन होता है बच्चा आपका nवें पद की संख्या, तो nवें पद मतलब कि लास्ट टर्म भी कहते हैं इसको, तो अंतिम पद आपको दे दिया गया। डी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है, जो कि किसी भी टर्म ये वाला उठाइए और पीछे वाले को घटा दीजिए, वो ऐसे निकाला जाता है। और ए मतलब कि होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे ए एन का मान हो जाएगा आपका 5, ए का मान हो जाएगा 23 और एन आपको निकालना है। डी मैंने कहा कोई भी उठाइए, पीछे वाले को घटा दीजिए, तो 21 माइनस 23 करेंगे तो -2 आएगा। इधर जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 में अगर -23 करते हैं तो ये आ जाएगा -18 बराबर n-1 इंटू -2। -2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा स्टूडेंट, -2 इज इक्वल टू n-1। यहाँ पे अगर बात की जाए तो माइनस से माइनस कटा और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1। इस तरीके से n इज इक्वल टू हो जाएगा -1, जब चल के इधर आएगा तो +1 और 9 के साथ जुड़ेगा तो n का मान आ जाएगा 10। इस तरीके से अगर ऑप्शन देखें तो बड़े ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बी नंबर का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फिर से एक प्रैक्टिकल पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन, जो कि है आपके प्रायिकता पर आधारित है स्टूडेंट। ये कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, अंडरलाइन दिस पॉइंट, कि इक्का नहीं होना चाहिए, तब उसका आपको प्रायिकता बताना चाहिए। वेल सफल्ड, बहुत अच्छी तरीके से फेंटी गई जो ताश की गड्डी है उसमें से, आ जाओ इधर आ जाओ, ताश की गड्डी ये मैं लाया हूं स्टूडेंट आपके लिए। ताश की गड्डी एस हमारे सामने है और बिल्कुल अच्छे से क्या की गई है, फेंटी गई है इसको। अब शंका मत करिएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये मैंने प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा है। प्रायिकता का आप जानते हैं P ऑफ E होता है, ये P ऑफ E होता है किसी घटना के, कि घटना के अनुकूल क्या चांसेस हैं, और ये है आपके कुल परिणाम कितने निकलते हैं, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट आपके 52 पत्ती है, यहाँ पे 52 पत्ती हैं, तो मान लीजिए एस की संख्या कितनी है, इक्का की संख्या कितना है, तो इक्का तो 4 ही होता है, इक्का यहाँ पे 4 ही होता है। जरा ढूंढते हैं हम यहाँ पे, चलिए इक्का यहाँ पे 4 ही होता है, तो ये रहा 4 इक्के, ये रहा 4 इक्के, अगर देखें तो 4 इक्के हैं यहाँ पे, देख सकते हैं स्टूडेंट। अब कहा जा रहा है कि इसको चारों को क्या किया जाता है, ऐसे इसको पूरा मिला दिया जाता है स्टूडेंट, इस तरीके से मिला दिया जाता है और अच्छे से फेंटी जाती है, फेंट दिया गया। अब यहाँ से आपको कुछ ऐसे पत्ती निकालना है जो कि इक्का नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इसको छोड़कर बाकी चीजें होनी चाहिए, इसका मतलब छोड़ दीजिए। तो इक्का है, तो इक्का नहीं होने का कितना हो जाएगा आपको, अगर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या देखें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 52 में से जो है 4 क्या होंगे, इक्का नहीं होंगे। 52 में से 4 माइनस कर दिए तो 48 जो है वो क्या है, एस नहीं है, एस नहीं है। तो प्रायिकता क्या निकल जाएगा, प्रायिकता क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कि 48 बटे घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 52 है, घटना के अनुकूल घटना कुल परिणामों की संख्या 52 है और घटना के घटित होने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 48 है आपके परिणाम। तो इसको और हल करना है आपको, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मैं हमेशा कहता हूं। तो अगर देखें तो ये चला जाएगा आपका, अगर देखें तो स्टूडेंट 3 से जाएगा क्या, 3 से या 4 से चला जाएगा, बिल्कुल 4 से अगर देखें तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा, तो ये चला जाएगा 13 टाइम्स, और उसके बाद ये चला जाएगा 4 से 4 1 जा और 4 2 जा, तो 12/13। 12/13 अगर देखें तो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल 12/13 ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर 79 नंबर का इस क्वेश्चन की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये है आपके बहुपदों के गुणन भाग करने पर, जो कि आपका बहुत ज़्यादा अगर देखें तो यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर मिल रहा है। बट इसके लिए मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर क्लास 10 के रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स हैं अपलोडेड है, वहाँ जाके आप बिल्कुल इसको डीप में समझ सकते हैं, और ना केवल इस क्वेश्चन को अपितु आप इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को भी वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं वहाँ पे स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड पर यह आधारित है, क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। आइए समझते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। बट एक बोनस क्वेश्चन भी आपके लिए है, जो कि होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। और इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसके जो है स्टूडेंट आपके ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए एक एक को हम समझेंगे कि आखिर क्यों, और है तो है क्यों। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट देखते हैं इस 18 नंबर के क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स ट्रू। अपने आप में ये ज्ञान समाहित लिए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत सारे आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला अगर ऑप्शन की बात की जाए, आंसर लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट आंसर तभी लगा पाएंगे जब आप गेस कर पाएंगे।
कब? जब आप रीजनिंग कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, की प्रत्येक पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल कि असत्य है। चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये कि वोल नंबर को हम दर्शाते हैं W से, ये होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, बट ये स्टार्ट होता है आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट क्या नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, बट यहां पे जीरो का कोई रोल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम एक्सप्लेन करें आपके लिए, तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, की प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्याएं होती है। इसके लिए सिंपल सा है कि आप रख लीजिए ये, इसको मुझे बहुत पसंद आता है, नंबर लाइन से इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 एंड सो ऑन। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? P बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं मतलब इसके नीचे 1 है। तो अगर लिखा जा सकता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो बात सत्य होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके? सत्य है। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी है? अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट, कि जिनका कहना है कि सभी जो है रेशनल नंबर जो होगा, परिमेय संख्याएं, वो आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे, पूर्णांक। आइए देखते हैं क्या ये बात सत्य है। कि हम जानते हैं कि P बाई क्यू होना चाहिए ये फॉर्म, P बाई क्यू, और इसके अतिरिक्त ये जो P और Q है स्टूडेंट, ये कैसा होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, मतलब कि सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहभाज्य संख्याएं सर ये क्या होती हैं? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो लेक्चर आई बटन पे मिल जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल डिटेल में आप समझ सकते हैं नंबर्स के बारे में, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में। और यहाँ पे क्यों जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त मैं बताऊं तो सहभाज्य संख्याएं सिंपल सा है, जिनके बीच केवल और केवल अगर HCF के रूप में देखें तो 1 ही आए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा स्टूडेंट, सबसे उभयनिष्ठ जो आपके गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 1 होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जाके देख लीजिएगा स्टूडेंट। अब इसके लिए मैं उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि 1/2, क्या 1/2 P बाई क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, P बाई क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन क्या ये आपका रेशनल नंबर पे आएगा? ये कहीं पे इंटीजर होगा क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होगा स्टूडेंट। 0 1 2 3 है, इधर 0 -1 -2 नहीं होगा। तो इस तरीके का एग्जांपल आप देख सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है, बट हर परिमेय संख्याएं आपके इंटीजर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके बोनस क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट में आपका छूट गया था स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में, उसको हम कवर कर रहे हैं। और क्वेश्चन है आपका कि आइए समझते हैं इस बात को, कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b द एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू b q प्लस r हियर। इसमें से जो ऑप्शन है उस पर जरा नजर डालते हैं। यहां भी इन ऑप्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि डिविजिबिलिटी रूल आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत शुरू से ही जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो यूक्लिड, मतलब छत्तीसगढ़ CGBSE बोर्ड की बात की जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलने पर वो तो ऐसे देखेंगे कि ये क्या चीज है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, और इसी का इस तरीके का नेम अगर यहाँ पे शो किया जाएगा तो यहाँ के बच्चे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, DC मैथ्स पार्टनर है बच्चा आपके साथ, एक्सप्लेन कर देगा। चलिए यहाँ पे बात डिविजिबिलिटी रूल, इसके बाद हमें इसको बताना है स्टूडेंट आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के लिए। अब ये है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट कि यूक्लिड साहब मैंने क्या कहा है कि यही जो है डिविजिबिलिटी रूल है, उसको उसने कुछ इस तरीके से पेश किया है, और कुछ बातों को उसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि ये कुछ ऐसे कंडीशंस हमारे पास बनते हैं। जैसे कि मैं इसको आपको सभी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपकी चीजें बहुत अच्छा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो सके स्टूडेंट। सो सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 7, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, बिल्कुल आसान सा है ये। अब इसके जो टर्म्स हैं उसको जरा समझिए कि ये होता है डिवाइड करने वाला, ये होता है डिवाइड होने वाला, और ये होता है उसका रिजल्ट क्वोशिएंट, और ये हो जाता है कुछ बच जाता है वो। ये होता है डिवाइड करने वाला आपका डिवाइजर, भाजक, होने वाला डिवाइड होने वाला डिविडेंड, भाज्य, और ये होता है भागफल क्वोशिएंट, और ये हो जाता है कुछ बच जाता है वो रिमाइंडर। अब इसको हम देखते हैं कि कोई a है, उसको अगर हम b से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आपका डिवाइड कर रहे हैं, तो b से इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ आता है क्या, क्वोशिएंट क्यों आता है, उसके बाद कुछ बच जाता है रिमाइंडर ये,
अब यहां पे देखिए ऑप्शंस की बारी है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहला ऑप्शन दिया रहा है कि r बराबर नहीं हो सकता 0 के। कैसे नहीं होगा भाई, आप r 0 कैसे नहीं होगा, रिमाइंडर 5 को 5 से भाग दीजिए तो पूरी तरीके से भाग गया, मतलब शेषफल 0। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी की बात हम लास्ट में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है कि r इज ग्रेटर देन बी, r जो है b से बड़ा है, तो r का मान b से बड़ा है। कैसे हो सकता है, कोई भी आपका हंसी उड़ा देगा अगर आप ऐसे इस तरीके से बोलेंगे तो ये नहीं हो सकता स्टूडेंट। क्यों नहीं हो सकता, आइए समझते हैं बातों को कि क्योंकि जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आप में अच्छे से आप रीजनिंग कर पाएंगे स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़े ही आसानी से इसको समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। तो r जो है ये है r और ये है जो b है, यहाँ पे देखें तो ये b के जगह पे 2 है और r के जगह पे 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि r जो है b से बड़ा हो सकता है, मतलब कि ये जो है इससे बड़ा हो सकता है। ये कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, समझिए। अगर ये बड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये बड़ा हो गया, यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो क्या ये एक बार फिर से डिवाइड नहीं हो जाएगा और अंत में आपको क्या मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा। मतलब कि इसमें शर्त यही रहता है कि r का मान कभी भी शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं होता स्टूडेंट। वही तो होता है ना प्रोसीजर आपका लॉन्ग डिवीजन के, तब तक भाग देना है जब तक कि ये जो है शेषफल आपका किससे छोटा ना आ जाए, आपके भाजक से छोटा ना आ जाए, डिवाइजर से जो है रिमाइंडर जो है छोटा ना आ जाए तब तक। तो ये तो संभव नहीं होने वाला। आइए बढ़ते हैं आगे। अंत में आपको दिया गया r बराबर क्यों, ये तो और हंसी के पात्र है बिल्कुल। क्यों क्या है आपका क्वोशिएंट है, क्यों क्या है क्वोशिएंट है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा आपका कि ये जो है भाग फल जो है वो रिमाइंडर की इक्वल होगा, रिमाइंडर की इक्वल होगा। ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बड़ा ही और हंसी के पात्र की बात है स्टूडेंट कि r बराबर क्यों कैसे हो सकता है कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अगर एक को आप 1 से भाग देते हैं तो भी कितना आता है आपका, रिमाइंडर 0 ही आता है। अब इससे नीचे और कहाँ जाएं, इससे नीचे और कहाँ जाएं। चलिए अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी की अगर बात की जाए तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आखिर कैसे, इसको आप समझते हैं कि ये क्यों। तो इसमें अगर बात की जाए स्टूडेंट तो आपको दिया जा रहा है कि r जो है वो बड़ा होगा और बराबर होगा 0 के, लेकिन छोटा होगा b से। यही मेन जानकारी है कि r जो है मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी, नीचे से नीचे लेवल में भी r का मान क्या हो सकता है 0। वही कि 5 को अगर 5 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरीके से भाग जाना, मतलब कि शेषफल 0, तो 0 हुआ। और उससे क्या होगा, r जो है 0 से बड़ा भी होगा लेकिन b से छोटा होगा, मतलब इस डिवाइजर से, इस भाजक से छोटा होगा स्टूडेंट। ये बात आपको याद रखना है हमेशा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका आंसर है, आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट कई प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन, मैथ्स के प्रैक्टिकल भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा स्टूडेंट। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लगातार आपका प्रैक्टिस बनाए रखिए उसमें, और सपोर्ट करना ना भूलिएगा स्टूडेंट। अपना बहुमूल्य लाइक देकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने पास नहीं रखना है स्टूडेंट अपने ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। सदैव हमारा यही उद्देश्य है कि सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पाटन पे स्टूडेंट। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपना राय दीजिए, अपना नीचे कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा स्टूडेंट कि कैसा रहा ये। हमारे तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है आपको इसमें एक अलग से आपको एक्सप्लेनेशन देने की। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।